Hi, Sachin. Hi, sir. I welcome you in the TISA mock interview session. I hope you will enjoy this session. First of all, I will introduce myself. My name is Harun Rashid. By profession, I am a software developer. I am from Pakistan. I have been connecting with TISA 1.5 years back. So that was a short introduction about me. Now, my first question will be Yeah, tell me about yourself. You can share us what you are doing in your life in these days. Uh, what is your highest qualification? And tell us about your family background, and you can share us your hobbies. Please carry on. yeah, sir. Uh, Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. So, I will start my introduction. My name is Sachin Namdudaradi. I am from Maharashtra. Uh, Currently living in Pune city. I was graduated in 2020 from Dr. Deva Patel College of Engineering in Pune, and I am 26-year-old. Mm, if I'm talking about my family background, then my father is a farmer and my mother is a housewife, and I have a one sister and one brother. And I am a civil engineer by profession. I was working from I was working from 2022. So and I have a total two years of experience in civil engineering field as a site engineer. So from last 2 months I was not working. So nowadays I was looking for a new job as a civil engineer. Yes, sir. Thank you so much. Uh, Thank you very much. Uh, you provided us your short introduction. Now, the next question will be from my side. Tell us about something about any activity which you seen illegal or without any safety precaution. Yes, sir. So sometimes, for example, whenever we are working on a site, then some labor they are not wearing a proper belt and helmet, and sometimes they are working on the edges. और कभी कभी मतलब वहां पे काम करना बहुत धोखादायक होता है. तो हम उनको ना कहते कि आप ना कभी किसी कोने में किसी मतलब एज के ऊपर काम मत करिए. और अगर आपको काम करना है तो आपको ना सेफ्टी बेल्ट पहनना और हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है. तो सेफ्टी में और सिविल इंजीनियरिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट पहनना ही है. आप कहीं पे भी काम करो तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सर. ओके, तो इस सिचुएशन में आप उनको किस तरह से इन्फोर्स करते हैं कि वो उन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें ताकि किसी बड़े हादसे की तरफ ना जाया जाए। हाँ सर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको वार्निंग देते कि आप यहाँ पे ना काम मत करो, नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे. कभी कभी क्या होता है ना कि उनको काम की जल्दी रहती है और काम कभी कभी मतलब विद इन टाइम उनको काम कंप्लीट करना होता है. तो वो कभी कभी हमारी बात नहीं सुनते, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनका जो मेन बॉस, तो हमको ना उसके पास में जा करके हमको उसको बोलना होता है कि आप क्या करो, इनको बताओ कि विदाउट सेफ्टी विदाउट बेल्ट काम मत करो. तो अगर वो भी कभी कभी सुनता नहीं है तो हमको ना उसके ऊपर में एक्शन लेना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं ना, हमारा जो बिलिंग वाला डिपार्टमेंट है, हम उनको कह के उनको ना फाइन मारते हैं. तो कम से कम उनको ना हम 1,000 रुपए या 2,000 का फाइन मार. तो थैंक वो एक्शन हम लेते हैं उनके ऊपर. Thanks for your thoughts. Now यस. my next question will be tell us about any project or task when you receive the good appraisal.
हाँ, 2022 में जब मैंने ये जे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी हमारी, उसको जब मैंने ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले ना मतलब पहले जो 6 मंथ थे, तो मैंने वहां पे काम सीखा बहुत कुछ अच्छे अच्छे से। आफ्टर 6 मंथ मुझे काम जब पूरा का पूरा समझ में आने लगा कि क्या होता है, तो हमारे यहाँ पे ना मंथली एक एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिलता है। तो उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ मुझे कंटिन्यूअसली दो दो मंथ के लिए मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला। तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो पैकेज है, आपकी सैलरी है, उसको इंक्रीमेंट होने में बहुत हेल्प होती है। तो मुझे उनसे वो बहुत हेल्प मिली कि मेरे जो बॉस थे, मेरे जो सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि मेरे अच्छे काम के लिए। और मैंने क्या किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैंने कोई भी काम उन्होंने मुझे देते थे तो मैं उसको ना विद इन टाइम और एक अच्छी क्वालिटी के साथ में कंप्लीट कंप्लीट करता था। Thank you very much. यस सर। Thanks for your हम्म। insights. Now, my next question will be, tell us about any work that you initiated and hand हम्म। over to your team. दो जब मैं जे जब मैं जे कॉन्ट्रैक्ट में था, तो 2023 के अंदर में जब हमको एक काम आया था। तो वहां पे क्या हुआ था कि सब वहां पे ना हमारे जो बॉस थे उन्होंने कहा था कि आपको ये काम आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में रेनी रेनी सीजन आने वाला है। और जो भी क्लाइंट थे, तो उनकी 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 रिक्वायरमेंट थी कि आपको ये काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो हमको आपके ऊपर में एक्शन लेना होगा। तो हमारे जो कंपनी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमको ये काम ना क्वालिटी के साथ में और विद इन टाइम में कंप्लीट करना है। और तब हमारी कंपनी में ज्यादा इंजीनियर नहीं थे। तब पूरा का पूरा जो काम की जिम्मेदारी है वो मेरे मेरे शोल्डर में आई थी, शोल्डर के ऊपर आई थी कि मुझे ये काम अभी ना जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ। तो यही। और वहां पे क्या हुआ था कि जब काम कैसा होता है, हमको बिल्डिंग स्टार्टिंग से कंप्लीट करनी पड़ती है, कि हमको जब एक्सकेवेशन से लेकर के फिनिशिंग तक हर एक चीज के अंदर में हमें हर एक चीज की छोटी से छोटी बारीकियां देखनी पड़ती है। तो हमने क्या किया था उस समय में कि हमको, वैसे हमारा वर्किंग आवर ना 10 10 घंटा नहीं तो 9 10 घंटा होता है। लेकिन उस समय में जब मेरा हार्ड टाइम चल रहा था, तो मैंने 12 से 13 घंटे तक काम किया था उस कंपनी के अंदर में। तो वो हार्ड टाइम था मेरे लिए। Thanks for your thoughts. Now, my यस। next question will be, describe the time when you learn any skill and describe the steps to ensure that you were successful at that moment. जब मेरी ना इंजीनियरिंग होने के बाद, जब मैंने जॉब ना बहुत खोजा, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर में आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। और तब मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरी इंजीनियरिंग होने के बाद में ना मैंने कम से कम 1 1.5 साल तक गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की स्टडी करी। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया है कि अभी अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे ना स्किल चाहिए। तो मैंने ना 2022 के अंदर में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो वहां पे जो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो मैंने वहां पे जो मेरी जॉब है, फॉर एग्जांपल मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो आपको ना बहुत सारी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एस्टिमेट आना चाहिए, आपको बीबीएस आना चाहिए, आपको हर एक चीज की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए, आपको बिलिंग अच्छे से आना चाहिए। तब मैंने विद इन 3 मंथ में वहां पे सब कुछ सीखा मैंने। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट को कम से कम 30,000 पे किया। लेकिन मैंने उसका उसके जो रिटर्न में वो अच्छा मिला। मेरा जो कमांड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो भी वहां पे अच्छे से इम्प्रूव हो गया। तो बहुत कुछ सीखा मैंने वहां पे। और जो भी मैंने उस 3 मंथ के अंदर में उस इंस्टीट्यूट के अंदर में सीखा, तो उसको मैंने बाद में
जो भी मैंने इंटरव्यू दी है, उसके बाद में मैंने जो भी कंपनी के अंदर में गया, तो मैंने उसको वहां पे इम्प्लीमेंट किया बहुत अच्छे से, और वहां से मेरी ग्रोथ हो गई। या सर। Thank you. Thank you very much for your insights. Now, my next question will be, describe the time when you had to work hard on a project until you achieved it. What was that situation? हम्म, ठीक है। तो मैं जब ना कंपनी के अंदर में काम कर रहा था, तो मैंने ना G+28 फ्लोर की बिल्डिंग कंप्लीट की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमको वो जो सिचुएशन हमारे सामने आई थी कि हमको लेबर ज्यादा नहीं थे और इंजीनियर भी कम थे। लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आपको कंपनी क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आपको काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो वाले फ्लैट सेल भी करने थे। क्योंकि उनको उन्हों मतलब जो क्लाइंट थे, उन्होंने जिस जिसको फ्लैट सेल किए थे, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट थी कि हमको इतने टाइम के अंदर में फ्लैट चाहिए। तो जो भी क्लाइंट थे, तो उन्होंने हमारे ऊपर में काम का प्रेशर डाला कि सर आपको अभी ना जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। तो हमने उस समय समय में कभी कभी दिन रात में काम किया था। और और कभी कभी क्या होता था कि ना रेनी सीजन के अंदर में जो भी हमारी फुटिंग है, हम जब एक्सकेवेशन होता था ना, जब बिल्डिंग आपको स्टार्ट करनी है, तो कभी कभी उसके अंदर में पूरा का पूरा पानी भर जाता था। तो हमको बहुत सारे मोटर्स वहां पे लगानी पड़ती थी वो पानी को बाहर निकालने के लिए। तो वहां पे भी ना बहुत ज्यादा ना दिमाग खराब हो जाता था कि अब क्या करें। टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता था बहुत हिसाब से। उसके बाद में कॉस्ट को भी उस हिसाब में लेके जाना पड़ता था। तो वो वाला हार्ड टाइम था मेरे लिए शायद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने कभी अपनी अपने फैमिली मेंबर्स और को वर्कर्स के सामने अपनी इ- अपनी स्टैमरिंग को डिस्क्लोज किया है? और अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी आपकी क्या फीलिंग्स रही? आपको उसका क्या क्या फ़ायदा मिला? ये क्वेश्चन मेरे ना दिल के बहुत क्लोज है। क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना, उनको अभी तक मालूम नहीं कि सचिन को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है करके। मैं उनको बताना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं उनको कैसे बताऊँ, वो मुझे समझ नहीं आता। और अगर मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने ना कभी कभी मैंने ना मेरे जो दोस्त थे उनके साथ में भी मैंने शेयर किया है। तो उनको ना मतलब मुझे एक ही जवाब आता है कि सचिन, तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसे कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी आदत है बस। तुम ज्यादा सोचते हो उसी चीज के बारे में, इसीलिए तुमको उसी चीज के ख्याल आते हैं बार बार, और इसीलिए तुमको दिक्कत हो जाती है। तुम क्या करो कि तुम्हारा माइंड शिफ्ट करो उस काम के ऊपर में जिसकी अभी जरूरत है, जो अभी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जिसके साथ में भी ना शेयर किया है ना, तो उनकी वही चीज है। तो मैं कभी कभी आजकल मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अब स्लो स्पीकिंग के साथ में या मैं ना बाउंसिंग के साथ में उनके साथ बात करता हूँ। और वो कहते कि यार हाँ, तुमको बात करने में दिक्कत आती है, हाँ सही है सही है, होता है ये चीज। तो आज मैं एक्शन के साथ में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक्स सर। फॉर योर आंसर। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि वो कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं, वो कौन से ऐसे पर्सन्स हैं, वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि इस आप एक स्टैमर पर्सन। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि मेरी जो फैमिली है, तो मेरा घर हो गया। तो वहां पे मैंने आज तक कभी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया है। सेकंड हो गई कि मैं जहाँ पे भी ना काम करता हूँ, तो मेरे जो ना कलीग्स है, मतलब मेरे साथ वाले, तो मैंने उनको बताता हूँ। लेकिन मेरे जो बॉस है, मेरे जो सीनियर है, मेरे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उनके साथ में मैं कभी शेयर नहीं करता, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर में एक थॉट आता है कि यार ये मुझे किस हिसाब से देखेंगे,
या मेरे साथ में कैसा मतलब कैसा कैसा बर्ताव करेंगे फ्यूचर के अंदर में। आ, और अगर मैं, हाँ तो आपने कहा कि और मुझे ना स्टेज के ऊपर में भी ना बात करने में दिक्कत आती है, एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम आता है। जब भी मैं ना कॉलेज के अंदर में ना मैं जब मैं ना प्रेजेंटेशन देता था तो मुझे वहां पे भी बहुत ज्यादा फियर होता था, और टैमरिंग भी हो जाती थी। तो मैं भागता था हर एक सिचुएशन के अंदर से, हमेशा भागता था। अभी भी थोड़ा थोड़ा भाग रहा हूँ, लेकिन अभी ठहर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपने बताया कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स के सामने और अपने कोवर्कर्स के सामने आपने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा उन लोगों के सामने, या उन उन सिचुएशंस को फेस करने में कि आप एक स्टैमरर पर्सन हैं? हाँ, तो मैंने इसका भी ना एक बहुत अच्छे से प्लान प्लान मैंने बनाया है। तो मैंने अपने लाइफ के अंदर में ज्यादा इंटरव्यू दिए नहीं, मैंने सिर्फ खाली 4 इंटरव्यू दिए हैं। उसमें से 3 इंटरव्यू के अंदर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मुझे वहां पे भी एंजाइटी फील हुई थी, वहां पे भी मैं हल्का हल्का स्टैमर किया था मैंने। लेकिन मैं तब ना फ्रेशर था, तो उनको रिक्वायरमेंट थी कि हमको इंजीनियर चाहिए, तो उन्होंने मुझे जॉब पे ले लिया। लेकिन अभी मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, कम से कम 15+ इंटरव्यू मैं देने वाला हूँ। और मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इंटरव्यू में जाऊंगा और मुझे ऐसा लगेगा कि यार अभी मेरे पास में स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इंटरव्यू के जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं तभी उनको बता दूंगा कि सर मुझे ऐसे ऐसी स्टैमरिंग और एंजाइटी होती है, तो मैं बात करने में थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। तो ये कहूंगा मैं उनको अभी शायद। तो मेरा थैंक ये यू। प्लान है अभी। चलिए, ठीक है, हम्म। हम दुआ करते हैं कि आप अपने प्लान में कामयाब हों और बहुत जल्दी कामयाब हों। मेरा आपसे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब आप स्टैमर करते हैं तो क्या आपको किसी तरह की बैड फीलिंग आती है? और अगर किसी तरह की बैड फीलिंग आती है तो वो फीलिंग कब तक रहती है? तो मुझे ना स्टैमरिंग को स्टैमरिंग को बहुत ज्यादा मुझे ना शेम है, मुझे गिल्ट है मेरा अंदर में। मैं अभी ना आपके साथ में पिछले बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, तो आपने मेरे चेहरे के ऊपर एक ना मुस्कुराहट देखी होगी। तो मैं इसको ना फेक मुस्कुराहट कभी कभी समझता हूँ कि यार मैं इतना स्माइल क्यों करता हूँ। मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि यार तुम इतना हंसता क्यों रहता है हमेशा। मैं जिसके साथ में भी ना बैठता हूँ, जिसके साथ में भी रहता हूँ ना, मैं उनके साथ में एक कंफर्टेबल हो जाता हूँ, और वो भी मेरे साथ में बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन जब बात ना स्टैमरिंग की आती है ना, तो मुझे उसको लेकर के ना एक अंदर में शर्म आ जाती है, मुझे गिल्ट हो जाता है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो उसको उसको लेकर के मेरे माइंड के अंदर में बहुत ज्यादा बुरी बुरी फीलिंग हो जाती है। और वो कम से कम ना, कभी अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ में अभी कुछ इंसिडेंट हो गया स्टैमरिंग को लेकर के, वो भी अनकंफर्टेबल जोन के अंदर में, नॉट अ कंफर्टेबल जोन, तो वहां पे मुझे ना बहुत ज्यादा वो कम से कम 1-2 दिन मेरे दिमाग में रहता है फिर। लेकिन वो धीरे धीरे ना हवा में चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है फिर वो। चलिए, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ये फीलिंग्स कम से कम रहे, ठीक है, 1 से 2 दिन, और इससे भी कम होनी हाँ। चाहिए, कहते हैं कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट, लेकिन ज़्यादा वो फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। तो मेरा आपसे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या आप बात करते वक्त वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं? और अगर करते हैं तो ऐसा हर वक्त होता है या किसी खास सिचुएशंस में होता है?
जब मैं ना हमारे टीसा ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ में मैं जब ना बात करता हूँ तो मैं स्टैमरिंग को नहीं छुपाता। मैं मुझे उनके सामने स्टैमरिंग हो भी जाती है, तो मैं ज्यादातर शब्दों को रिप्लेस नहीं करता। लेकिन 10% तो करता हूँ शायद। लेकिन जब मैंने ना किसी सिचुएशन के अंदर में होता हूँ बाहर में, तो मैं ज्यादा से ज्यादातर ना स्टैमरिंग को छुपाने की कोशिश करता हूँ, और ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे मालूम है। क्योंकि जितना मेरा ना आइसबर्ग, वो जो जितना ज्यादा ऊपर हो जाएगा उतना वो ज्यादा नीचे डीप डाउन जाएगा। मुझे पता है कि उसकी भी स्टडी किया है मैंने आइसबर्ग का। तो मैंने आइसबर्ग के बारे में मुझे एक और चीज पता चली कि मेरा 99% मेरा जो आइसबर्ग है ना वो पानी के नीचे है, और सिर्फ पानी के ऊपर में ना 1% है। क्योंकि मैंने ना मैं इतने सालों से अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, लेकिन किसी को आज तक मालूम नहीं चला, क्योंकि मैं छुपाने में बहुत माहिर हूँ। मैं उसको छुपाने में या उसको हाइड करने में बहुत अच्छा हूँ मैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। मुझे उससे ना मेरी जिंदगी बहुत खराब खराब हो चुकी है, और खराब हो रही है, और खराब हो रही थी। तो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी चीज है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले इतना अच्छे से बात नहीं करता था। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी। या थैंक यू सचिन जी। मैंने अपने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो आपसे पूछ लिए हैं। तो अगर हम्म। आपका कोई कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक कि मैं इस इंटरव्यू सेशन को कैसे बेहतर बना सकता था, तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आ, अभी तक हमने ना जितने भी टाइम तक बात की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि काश ये सेशन और भी चले और भी चले। लेकिन जब मैं ना रियल इंटरव्यू में होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार कब ये खत्म होगा, कब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो और आपके जो भी सवाल थे ना वो बहुत अच्छे थे। जो भी आपका जो मतलब आपने अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यू लिए हैं, और आपने जो भी ना मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप एक शांत आप एक ना शांत पर्सन हो। शांत आदमी हो आप। और मुझे होता है ये चीज। हम मुझे मैं इसको ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं आराम आराम से बोलूँ, एक एक शब्द को बोलूँ। तो या आपके सवाल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सवालों को लेकर। और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत सही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर प्रेजिंग मी। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। ठीक है, हम इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं और या सर। थोड़ी सी भी गपशप भी करते हैं। हाँ सर। थैंक यू सो मच।